Hello dear students. In last class we talked about the random access protocols में अलोहा की बात की थी हमने. अलोहा में हमने प्योर अलोहा एंड फ्लोटेड अलोहा की बात की थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द CSMA जिसे हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस भी कहते हैं. तो जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द stations or performance of the channel. By using this technique, we can minimize the chance of collision. Now, a chance of collision can be reduced if a station senses the medium before trying to use it. तो अगर कोई भी स्टेशन आप स्टेशन डेटा सेंड करने से पहले अगर वो मीडियम को सेंस करेगा एंड सेंस करने के बाद अगर वो डेटा को सेंड करेगा, then we can minimize the chances of collision. So this is called the carrier sense multiple access. तो इन सिंपल वर्ड्स में हम कर सकते हैं कि दैट इज सेंस बिफोर ट्रांसमिट और लिसन बिफोर टॉक. तो आप बोलें उसी वक्त जब पहले आप सुन लें देन आप बोलें. उसी तरह ट्रांसमिट आप करने से पहले आप सेंस करें कि दैट इज कोई और दूसरा स्टेशन तो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है. अगर कोई नहीं कर रहा है देन यू कैन ट्रांसमिट योर डेटा. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. बट अगर हम CSMA की बात करें तो इट कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन बट इट कैन नॉट एलिमिनेट इट. तो आपका जो ये प्रोटोकॉल है इट ओनली कैन रिड्यूस द कॉलिजन चांसेस ऑफ कॉलिजन, बट ये पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि ये भी जो कॉलिजन को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकता है. इसको हम डिफरेंट एक फ्लो चार्ट के जरिए इजिली समझ सकते हैं. Now, if we'll talk about what is the reason that we cannot completely eliminate it, the reason is that कि अगर कोई आपका स्टेशन है वो फ्रेम को सेंड कर रहा है, देन एक बिट को सारे स्टेशन तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा. दैट इज कॉल्ड द प्रोपेगेशन डिले. तो लगेगा ही. और आप देख सकते हैं कि और जब तक और सारे जो स्टेशन होंगे उनको सेंस करने में भी समय लगेगा. तो हो सकता है कि जिस समय अगर आपने किसी एक स्टेशन ने डेटा सेंड किया हो और दूसरा स्टेशन उस समय अगर मीडियम को सेंस कर रहा हो, अभी तक तो उसके पास बिट पहुंची नहीं है, तो उसको लगेगा कि दैट इज स्टिल द चैनल इज आइडल. So when when a channel feels that when a station feels that the channel is ideal, then it can sense its data, and when it sends its data, then it causes the collision. So by this way we can conclude that कि एक बिट जो एक सेंडर स्टेशन द्वारा सेंड किया गया है उसे सारे स्टेशन तक पहुंचने में कुछ ना तो समय लगता ही है. और उस समय की डिले की वजह से दैट इज प्रोपेगेशन डिले की वजह से जो इंटरमीडिएट स्टेशन हैं दे कैन फील एट दैट द चैनल इज आइडल and meanwhile they can also transmit its data. So just because of this reason we cannot completely eliminate the chances of the collision in CSMA also. In by this figure we can also visualize that कि आपका स्टेशन बी ने क्या किया कि एट टाइम T1 पे उसने सेंसेस द मीडियम एंड उसने फाइंड किया कि दैट इज देयर इज नो वन इज सेंडिंग द डेटा. क्योंकि आप देख सकते हैं एट टाइम T1 पे अगर यहाँ पे देखें तो T1 पे कोई भी डेटा सेंड नहीं कर रहा है. तो इसने चैनल को आइडल फील किया और आइडल फील करने के बाद इसने क्या किया कि डेटा को उसने ट्रांसमिट कर दिया. नाउ आप देख सकते हैं एट टाइम T2 वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1 है. T2 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन T1 है. सी ने भी क्या किया कि सेंस इट आल्सो सेंसेस द मीडियम. अब T2 टाइम में भी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इसके पास अभी तक डेटा नहीं पहुंचा है. तो T2 ने भी फील किया कि दैट इज देयर इज नो बिट और देयर इज नो डेटा इन द चैनल. सो इट आल्सो फील्स दैट द चैनल इज आइडल एंड इट आल्सो ट्रांसमिट्स इट्स डेटा. जैसे ही सी ने भी डेटा को अपने ट्रांसमिट कर दिया और बी ने भी, क्योंकि इसको भी तो लग रहा था कि आइडल है तो इसने भी अपनी डेटा को ट्रांसमिट कर दिया. तो आप देख सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ कॉलिजन ऑफ फ्रेम फ्रॉम बी एंड सी. सो thus by this way we can visualize that how the collision of the frames from B and C can occur. So you can also read this will visualize, this will make it clear that how it happened. तो वही आपको चीज देखनी, क्योंकि टाइम T1 पे स्टेशन बी ने सेंस किया था तो उसके भी आइडिया लगा तो उसने अपनी डेटा को ट्रांसमिट कर दिया. और टाइम T2 पे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइम अभी तक इसके पास कोई डेटा नहीं पहुंचा था, तो इसने भी आइडियल समझ के उसने अपनी डेटा को ट्रांसमिट कर दिया. क्योंकि फर्स्ट बिट को बी से सी तक आने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा और मीनवाइल इसने उस समय अपनी सेंसेस करना स्टार्ट कर दिया तो उसमें कुछ नहीं मिला. तो उसकी वजह से क्या हो गया, इसने अपनी डेटा को ट्रांसमिट कर दिया और हम देख सकते हैं इस पोजीशन पे यहाँ पे जो था वो कॉलिजन आपका अकर हो गया.
नाउ वी विल टॉक द वनरेबल टाइम। तो वनरेबल टाइम जैसे हमने अलोहा में देखा था, वनरेबल टाइम आपका था ट्वाइस इंटू TFR था। वही हमने स्लॉटेड अलोहा में देखा था, वनरेबल टाइम की जो वैल्यू थी वो TFR थी, दैट इज आपने हाफ ऑफ उसमें से हाफ जो था रिड्यूस कर दिया था। अब देखते हैं वनरेबल टाइम CSMA में कितना है। सो वी कैन सी हियर दैट कि जो वनरेबल टाइम होता है CSMA का, वो एक्चुअली प्रोपोगेशन टाइम होता है, दैट इज जिसे TP कहते हैं। एंड वी नो दैट द प्रोपोगेशन टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम needed for a signal to propagate from one end of the medium to the other। तो जो समय लगता है सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में मीडियम के थ्रू, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन टाइम कहते हैं। दैट इज प्रोपोगेट एक एंड से दूसरे होने तक कितना आपको समय लग रहा है, उसे यह प्रोपोगेशन टाइम TP कहते हैं। सो जब व्हेन अ स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम एंड एनी अदर स्टेशन ट्राइज टू सेंड अ फ्रेम ड्यूरिंग दिस फ्रेम, और कॉलिजन विल रिजल्ट। तो हमेशा यही होगा कि अगर आप कोई एक स्टेशन फ्रेम को सेंड कर रहा है और उसी उसी ड्यूरेशन में कोई दूसरा अगर स्टेशन फ्रेम सेंड कर देता है, तो क्या होगा, आपका कॉलिजन अकर होगा ही, क्योंकि दोनों को दोनों आपस में जो फ्रेम्स रहेंगे, आपस में स्टेशन ए और स्टेशन बी के फ्रेम्स क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। बट अगर फर्स्ट बिट of the frame reaches the end of the medium, then every station will already have heard the bit and will refrain from sending। So अगर किसी एक बिट का जो फ्रेम है वो अगर किसी मीडियम के लास्ट तक पहुंच जाए, दैट इज उस मीडियम में जितने भी आपके स्टेशन रहेंगे, सारे स्टेशन को पता चल जाएगा कि अच्छा कोई कोई स्टेशन है जो अपने डेटा को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो किसी भी तरह अगर एक बिट किसी फ्रेम का किसी मीडियम के लास्ट तक पहुंच जाता है, देन एवरी फ्रेम को पता चल जाए, एवरी स्टेशन विल आइडेंटिफाई दैट द चैनल इज नॉट आइडियल एंड दे विल रिफ्रेन फ्रॉम सेंडिंग। तो वो अपने डेटा को क्या करेंगे, सेंड नहीं करेंगे। इन दिस वे वी कैन रिफ्रेन द कॉलिजन। तो इस फिगर के जरिए भी हम देख सकते हैं कि दैट इज जो स्टेशन ए था उसने क्या किया, फर्स्ट बिट जो उसका था, फर्स्ट बिट एट टाइम T1 पे इसने ट्रांसमिट कर दिया। और ट्रांसमिट के बाद आप देख सकते हैं, बिकॉज ये तो एट अ सडन एक बिट दूसरे स्टेशन तक तो पहुंच नहीं सकती है, इसलिए क्या है, इसमें ये थोड़ा सा आपका ये डिले है। आप देख सकते हैं ये नीचे की जो आ रहा है, ये क्या है, आपका डिले है। तो आपका जो बिट था फ्रॉम ए से लेके एट द एंड ऑफ द मीडियम तक पहुंच गया है, तो उसको बी ने भी सेंस कर लिया, उस बिट को बी ने भी सेंस कर लिया, सी ने भी सेंस कर लिया और डी ने भी सेंस कर लिया। तो जब सारे जो इंटरमीडिएट आपके जो नोड्स थे उस मीडियम पे, अगर उन्होंने उस बिट को सेंस कर लिया है, तो उन्होंने क्या किया कि जो वो डेटा सेंड करने वाले थे, उन्होंने उसको डेटा सेंड करने को रोक दिया, जिसकी वजह से जो कॉलिजन हो सकता था वो कॉलिजन आपका क्या हो गया, रिफ्रेन हो गया। तो हम देख सकते हैं जो आपका प्रोपोगेशन टाइम होता है, प्रोपोगेशन टाइम क्या, दैट इज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। तो क्योंकि यहां से लेके इतना समय इसको लगा है, तो इस प्रोपोगेशन टाइम को हम क्या कहते हैं, वनरेबल टाइम। सो इस वनरेबल टाइम दैट इज प्रोपोगेशन टाइम को इस पीपीटी के जरिए भी आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको चीज़ें कि T1 टाइम पे इसने सेंड किया। और ये वर्स्ट केस मैं कह सकता हूँ कि वर्स्ट केस क्या है कि आप T1 टाइम में सेंड किए और सारे के सारे जो आपका समय, ज़्यादा से ज़्यादा जो समय आपको लगा है, उस ज़्यादा से ज़्यादा समय में क्या हुआ कि आपके सारे के सारे जो भी आपके स्टेशंस थे, उन स्टेशंस ने क्या किया, उस जो डेटा बिट सेंड किया गया था ए से, उसको हियर कर लिया, जिसकी वजह से जो कॉलिजन को आपने क्या किया, अवॉइड कर दिया। तो इसे ही हम कहते हैं वनरेबल टाइम। और वनरेबल टाइम जो CSA में होता है वो प्रोपगेशन टाइम के बराबर होता है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द persistence method, that is what is persistent method and how many they are। So much thanks।